नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्यारोपण के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें एक से दो से अधिक आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना हो। अभी तक हमने दोस्तों दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल पर चर्चा की थी। अगर अगर कोई निकाय है और उस निकाय में, ये मान लिया कोई निकाय है और उस निकाय में दो से अधिक आवेश स्थित हैं, तब उनके मध्य जो बल है, जो बल कार्य करेगा, उस बल को हम इस अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है और इस निकाय में Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक आवेश उपस्थित हैं। कहाँ तक? Qn तक आवेश उपस्थित हैं दोस्तों। अगर इस आवेश के निकाय में कोई एक अन्य आवेश है Q0, ये कोई परीक्षण आवेश है मान लिया, हमें इस परीक्षण आवेश पर ही बल का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इन आवेशों के निकाय में इस परीक्षण आवेश Q0 पर जो कार्यरत बल है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के समान होता है। इसके लिए हम एक अन्य डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों, ये निर्देश तंत्र की सहायता से हम आपको यहाँ प्रत्येक आवेश की स्थिति के बारे में बताते हैं। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि ये कोई निकाय है और ये जो निकाय है, इस निकाय में ये कोई निर्देश तंत्र है, ये कोई निर्देश तंत्र है XYZ और ये आवेशों का निकाय है दोस्तों। यहाँ काफ़ी सारे आवेश हैं। जैसे मान लिया ये Q1 आवेश है, ये कोई Q2 आवेश है, यहाँ दिखा देते हैं, ये कोई Q2 आवेश है, यहाँ कोई Q3 आवेश है और इसी तरीके से दोस्तों इस निकाय में Qn तक आवेश हैं। और हमें इन आवेशों के कारण यहाँ कोई एक परीक्षण आवेश है Q0, इस पर स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना है। इस पर हमें परिणामी स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इनकी स्थिति सदिश दर्शाने होंगे। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि जो Q1 आवेश है वो R1 वेक्टर स्थिति पर है और इसी तरीके से जो Q2 आवेश है वो R2 स्थिति पर है। तो दोस्तों Q2 का जो स्थिति सदिश होगा वो R2 वेक्टर होगा। इसी तरीके से Q3 के लिए भी दर्शा सकते हैं और Qn के लिए भी दर्शा सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो Qn होगा उसके लिए स्थिति सदिश हम काम में लेंगे Rn वेक्टर। ये सारे स्थिति सदिश दोस्तों मूल बिंदु के O के सापेक्ष हैं। इसी प्रकार जो परीक्षण आवेश होगा उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर लेंगे। तो दोस्तों हमने सभी आवेशों के स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शा दिए हैं। अब हम ये जो Q0 आवेश है इसके सापेक्ष इन सभी के स्थिति सदिश दर्शा देते हैं। ये जो Q1 आवेश है दोस्तों, इसका Q0 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा या हम ये कह दें कि Q0 का Q1 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा वो R01 वेक्टर होगा। इसी तरीके से दोस्तों जो Q0 है उसका Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश हम R02 वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरीके से Q0 का Q3 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होगा
उसकी दिशा इस तरीके से लेंगे दोस्तों, क्यू नॉट की तरफ। ये जो स्थिति सदिश होगा वो हम लिख सकते हैं आर नॉट 3 वेक्टर। ऐसे जो एनवा आवेश है क्यू एन, उसके सापेक्ष इस क्यू नॉट का जो स्थिति सदिश होगा वो दोस्तों इस तरीके से होगा और इसकी दिशा क्यू नॉट की तरफ होगी। इस स्थिति सदिश को हम लिख सकते हैं आर नॉट एन वेक्टर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम अध्यारोपण प्रमेय से जानते हैं कि जो क्यू नॉट आवेश है उस पर कार्यरत कुल बल का मान या परिणामी बल का मान इस पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम ये मान लेते हैं दोस्तों, जो क्यू नॉट जो आवेश है उस पर पहले आवेश के कारण Q1 के कारण लगने वाला बल F01 वेक्टर है, और इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F02 वेक्टर है, और Q3 के कारण लगने वाला बल F03 वेक्टर है। तो जो परिणामी बल होगा वो इन सब के योग के बराबर होगा। और चूंकि निकाय में n आवेश हैं इसलिए हम इस सम को इस तरीके से n तक लिख सकते हैं। ये nवा जो आवेश होगा उस nवें आवेश के कारण Q नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा F0n वेक्टर, और ये सदिश योग के बराबर होता है। इसमें हम सदिश योग काम में लेते हैं, मतलब यहाँ ये जो निशान है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ ये आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दोस्तों हम इस Q नॉट और Q1 के बीच बल एवेल्यूट करें तो उसकी वैल्यू कूलाम्स लॉ से इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उस बल का मान तो हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। अब हम यहाँ अलग अलग बलों के मान कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं F01 वेक्टर की। ये वो बल है दोस्तों जो Q नॉट और Q1 के बीच लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 अपॉन, अब दोनों के बीच जो स्थिति सदिश यहाँ जो दूरी है वो काम में लेंगे हम R01। यहाँ लिख देंगे इसको R01, इसको मोड में लिखा जाएगा R01 वेक्टर का मोड और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हम परिमाण काम में ले रहे हैं। और यहाँ इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए लिखेंगे हम R01 कैप। इसी तरीके से F02, F03 और F0n तक हम सारे बलों को लिख सकते हैं इसी तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों F02 वेक्टर लिख दिया, और Fn के लिए हम आगे लिख देंगे इसी तरीके से F0n वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q नॉट Qn अपॉन R0n वेक्टर, मोड लगा देंगे, और R0n के ये सारे मान दोस्तों हम इसके बाद समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो दोस्तों ये सारे मान हम इसमें पुट कर देंगे, डॉट डॉट डॉट, यहाँ F0n की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो दोस्तों वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिल जाता है। यहाँ हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ से दोस्तों 1/4πε0 सभी पदों में कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। इसके साथ ही ये Q0 ये भी सभी पदों में कॉमन है, इसलिए ये भी कॉमन आ जाएगा। तो ये सारे पद हम कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने सारे पद कॉमन ले लिए हैं और जो बचा है उसको लिखते जा रहे हैं। R0 n का स्क्वायर एंड R0 n कैप, ये सब हमने एक मजरे कोष्ठक में रख दी और Q0/4πε0 कॉमन ले लिया। यहाँ दोस्तों ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। और दोस्तों प्रत्येक पद में केवल यहाँ एक इंटीजर कॉमन है, नॉट, ये इंटीजर कॉमन है और केवल ये इंटीजर चेंज हो रहा है। कहाँ तक? n तक, ठीक है ना। ऐसे ये नीचे वाले में ये इंटीजर चेंज है, बाकी का जो नॉट वाला जो इंटीजर है वो कॉमन है सभी पदों में और सभी पद जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी पदों को बार बार लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इनको हम ऐसे सिग्मा लगाकर लिख सकते हैं। इस सिग्मा का मतलब है यहाँ प्रत्येक पद क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और पद दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, मतलब इंटीजर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 1 2 3 से लेके कहाँ तक? n तक। इसलिए यहाँ इंटीजर i इज इक्वल टू, जो हम लिमिट लगाएंगे वो कहाँ से लगाएंगे? 1 से लेकर i इज इक्वल टू n तक, क्योंकि ये इंटीजर चेंज हो रहा है i से n तक। तो इसकी अपर लिमिट तो हो गई n और लोअर लिमिट हो गई 1। अब दोस्तों इन सारे पदों को एक साथ लिखा जा सकता है। Q यहाँ 1 क्या है? इंटीजर है, इसलिए इसके नीचे क्या लिख देंगे? i, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ मोड लगाना है। R0 यहाँ 1 इंटीजर है, इसलिए इसकी जगह भी क्या लिख देंगे? i। ये मोड बंद कर दिया और ये स्क्वायर। और फिर दोस्तों यहाँ ये स्थिति सदिश को भी इसी तरीके से लिख देंगे। नॉट एज इट इज है, नॉट को एज इट इज लिख दिया। इंटीजर क्या है? 1 की जगह क्या लिख देंगे? i, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? कैप। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो फोर्स निकल कर आएगा ये n आवेशों के निकाय में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला फोर्स है और हम उसको इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर वेक्टर और आएगा R0i वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर और लगेगा। दोस्तों अब आगे हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दो आवेश हैं 9e और 4e और दोनों r दूरी पर है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कोई अन्य आवेश है, उन दोनों उस आवेश को हम कहाँ रखें कि वो संतुलन की स्थिति में रहे। तो इसमें हम दोस्तों सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये तो कोई 9e आवेश है और ये कोई 4e आवेश है। और जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है वो हमें स्मॉल r दी गई है। ये जो दूरी है टोटल वो r दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि Q आवेश है कोई, उसको कहाँ रखें कि वो संतुलन में रहे। तो हम ये मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ कहीं कोई Q आवेश है और वो हम ये मान लेते हैं कि ये Q आवेश
9e से x दूरी पर है। तो दोस्तों ये x दूरी पर है, तो ये जो शेष दूरी होगी वो कितनी होगी, इसको हटा देते हैं। ये जो शेष दूरी होगी वो दोस्तों टोटल यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी r, उसमें से x को हटा देते हैं। तो ये जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, r माइनस एक्स। तो ये 4e और q के बीच दूरी हो गई r माइनस एक्स, और 9e और q के बीच दूरी कितनी हो गई दोस्तों, x। अब दोस्तों यदि हम परिणामी की बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि 9e और q के बीच में लगने वाला बल F1 है। इसको हम F1 वेक्टर लिख सकते हैं। ये बल लग रहा है 9e और q के बीच, और इसी तरीके से 4e और q के बीच लगने वाला बल दोस्तों यदि F2 वेक्टर हो तो संतुलन की अवस्था में दोनों बलों का योग 0 के बराबर होगा, 0 होगा। यदि यहाँ से देखें तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू होगा दोस्तों माइनस F2 वेक्टर। मतलब 9e और q के बीच लगने वाले बल का परिमाण 4e और q के बीच लगने वाले बल के परिमाण के समान होगा। यदि हम परिमाण के रूप में लिखें, केवल परिमाण के रूप में, तो दोस्तों परिमाण के रूप में F1 जो बल होगा उसका मान F2 के बराबर होगा। अब हम बल कैलकुलेट कर लें। एक बल तो लगेगा 9e और q के बीच, तो हम बल का मान रख देते हैं। F1 किस किस के बीच में लगेगा, 9e और q के बीच। तो वही कूलाम्स लॉ से लिखेंगे K Q1 की जगह क्या दिया है दोस्तों, 9e, तो यहाँ लिख देंगे 9e। दूसरा जो आवेश है वो दे रखा है Q, यहाँ लिख देंगे Q, और दोनों के बीच जो दूरी है वो हमने कितनी मान रखी है, x। तो ये हो जाएगा x²। एक आवेश तो 9e हो गया, एक Q हो गया। कूलाम्स लॉ से लिखा है K Q1 Q2 अपॉन r²। इसी तरीके से दोस्तों जो F2 बल लगेगा वो लगेगा Q और 4e के बीच। तो इसको भी ऐसे कूलाम के नियम से लिख सकते हैं K 4e इंटू Q, और दोनों जो आवेश हैं उनके बीच दूरी कितनी है दोस्तों, r माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें तो ये तो आ जाएगा दोस्तों 9KEQ अपॉन x², और ये आ जाएगा दोस्तों 4KEQ अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस KEQ से KEQ कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ बचेगा 9 अपॉन x² इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस x²। आगे दोस्तों इसका हम वर्गमूल ले लें दोनों पदों का। दोनों तरफ यदि हम वर्गमूल ले लेते हैं तो यहाँ से 9 का तो वर्गमूल आएगा 3, x² का आएगा x, ऐसे ही 4 का आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा r माइनस एक्स। इसको आगे एवेल्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, या 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 3r इज इक्वल टू 2x प्लस 3x
या 3r इज इक्वल टू 5x। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 3/5 इंटू r। इस तरीके से हमें वो दूरी मिल जाएगी जहाँ ये आवेश संतुलन की अवस्था में रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये दूरी किससे है? ये दूरी 9e आवेश से है। यदि 4e आवेश से अगर दूरी पूछता है तो ये दूरी r में से माइनस हो जाएगी, और वो कहाँ से आ जाएगी? 4e से आ जाएगी। तो हम इधर से भी निकाल सकते हैं 9e से भी, और 4e की तरफ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।